ये कहानी एक बच्चे की आवाज से शुरू होती है जो बताता है कि साल 2019 में दुनिया को भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। भूकंप, बवंडर, सूखा और बर्फीले तूफानों ने लाखों लोगों की जान ले ली। पशु पक्षियों से लेकर इंसानों तक सभी बेघर हो गए और पूरी दुनिया का मौसम असंतुलित हो गया। कहीं भीषण ठंड पड़ रही थी तो कहीं झुलसा देने वाली गर्मी, जिससे जीवन संकट में आ गया। इस चुनौतीपूर्ण समय में 27 देशों ने एक साथ मिलकर इसका समाधान निकालने का निश्चय किया। उन्होंने अपने श्रेष्ठ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जिसका नेतृत्व एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जैक कर रहा था। इन सबने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जिसमें निर्णय लिया गया कि एक विशेष उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस उपग्रह का नाम टच बॉय रखा गया। इसकी खासियत ये थी कि यह केवल मौसम की निगरानी ही नहीं करता बल्कि प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित कर उन्हें समाप्त करने की भी क्षमता रखता था। इसका मतलब ये था कि भविष्य में कोई भी भूकंप, तूफान या तापमान असंतुलन पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकेगा। जल्द ही टच बॉय को अंतरिक्ष में भेज दिया गया और इसका पहला परीक्षण सफल रहा। ये चीन के शंघाई में उठे एक विशाल बवंडर को पूरी तरह नियंत्रित कर समाप्त करने में सक्षम रहा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अमेरिकी सरकार की उच्च समिति इससे नाराज हो गई। उनका मानना था कि जैक ने उनकी अनुमति के बिना इस उपग्रह को सक्रिय कर दिया था। इस नाराजगी के चलते समिति ने जैक से इस परियोजना के नियंत्रण के अधिकार सौंपने की मांग की। असल में अमेरिकी सरकार की योजना थी कि इस अद्भुत तकनीक को व्यावसायिक रूप से बेचा जाए और इससे अपार मुनाफा कमाया जाए। लेकिन जैक ने ये कहते हुए उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि यह तकनीक संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए बनाई गई थी, न कि व्यापारिक लाभ के लिए। जैक का इनकार सरकार को नागवार गुजरा और उसे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। जैक के लिए यह एक गहरा आघात था, लेकिन उससे भी अधिक दर्दनाक यह एहसास था कि उसके अपने भाई ने ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। जैक का भाई, जो खुद को हमेशा उससे कमतर समझता था, उसे नीचा दिखाने के लिए सरकार को भड़काने में शामिल था। समय बीतता गया और 3 साल तक पृथ्वी पर किसी भी प्राकृतिक आपदा का नामोनिशान नहीं रहा। दुनिया ने डच बॉय की शक्ति को स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर एक अप्रत्याशित घटना घटी। अफगानिस्तान के तपते रेगिस्तान में अचानक बर्फ गिरने लगी। तापमान इतनी तेजी से गिरा कि लोग ठंड से जमने लगे। ये स्पष्ट था कि टच बॉय में कोई गंभीर तकनीकी खराबी आ गई थी और अब इसका नियंत्रण अमेरिकी सरकार के हाथ में था। सरकार की उच्च समिति ने इस समस्या पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई, लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया कि टच बॉय की जटिल तकनीक को केवल एक ही व्यक्ति समझ सकता था, जैक। लेकिन चूंकि सरकार ने उसे पहले ही बाहर कर दिया था, वे बेबस नजर आए। तभी जैक का भाई, जो इस बैठक में मौजूद था, खड़ा हुआ और कहा, मैं जैक को मनाकर वापस लाऊंगा। इसके बाद वह जैक के पास गया। जैक का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे दोबारा टीम में शामिल होना चाहिए। पहले तो जैक इनकार कर देता है, लेकिन उसका भाई उसे याद दिलाता है कि डच बॉय उसका ही बनाया हुआ है और पूरी दुनिया उसे इस प्रोजेक्ट के जनक के रूप में जानती है। अगर सैटेलाइट में कोई गंभीर तकनीकी समस्या आती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी उसी पर आएगी। जैक इस तर्क को सुनकर सोच में पड़ जाता है और आखिरकार वह फिर से अमेरिकी सरकार की टीम के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल डच बॉय केवल एक अकेली सैटेलाइट नहीं है, बल्कि यह एक विशाल अंतरिक्ष तंत्र का हिस्सा है। इसके साथ कई छोटी सैटेलाइट्स जुड़ी हुई हैं, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों की जलवायु और आपदाओं की निगरानी करती हैं। जैक की गैरमौजूदगी में एक वैज्ञानिक सैटेलाइट के डेटा को समझने की कोशिश कर रहा होता है ताकि पता लगाया जा सके कि उसमें क्या खराबी आई है। वह सारे डेटा को एक हार्ड ड्राइव में सेव कर ही रहा होता है कि गलती से उसका हाथ एक बटन पर लग जाता है। अचानक सैटेलाइट का एक दरवाजा खुल जाता है और वह वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बह जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान हांगकांग में अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगती हैं। वहां तापमान इतना बढ़ जाता है कि जैसे ही एक व्यक्ति के हाथ से अंडा गिरता है, वह जमीन पर गिरते ही तुरंत पक जाता है। ये बताता है कि वहां की गर्मी चरम स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। अचानक धरती में दरारें पड़ने लगती हैं और उबलता हुआ लावा सतह से बाहर निकलने लगता है। सड़कों पर अफरा तफरी मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। हांगकांग में स्थित एक वैज्ञानिक, जो वहां की सैटेलाइट प्रणाली का प्रबंधन करता है, तुरंत जैक के भाई को फोन करके डच बॉय की जांच करने के लिए कहता है। जब जैक का भाई सैटेलाइट तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि सिस्टम ने उसका एक्सेस ही ब्लॉक कर दिया है। न केवल उसका, बल्कि वहां मौजूद सभी अधिकारियों का एक्सेस डिनाई हो चुका था। ये स्पष्ट था कि किसी ने डच बॉय को हैक कर लिया है।
स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। अगर सैटेलाइट को जल्द से जल्द नियंत्रित नहीं किया गया तो दुनिया भर में इसी तरह की आपदाएं आने लगेंगी, और अगर इसे नहीं रोका गया तो अगला कदम होगा जियोस्टॉर्म, एक भयंकर तूफान जिसे वैज्ञानिकों ने वर्षों पहले भविष्यवाणी की थी। कहा जाता है कि अगर जियोस्टॉर्म पृथ्वी पर आया तो यह संपूर्ण मानवता का अंत कर सकता है। इधर हांगकांग के वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में छिपा होता है। अचानक कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उसका सारा डेटा चोरी करके फरार हो जाते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने सैटेलाइट को हैक किया था। उधर जैक को अपने परिवार को छोड़कर दोबारा उसी अमेरिकी समिति के सामने खड़ा होना पड़ता है जिसने उसे पहले इस परियोजना से निकाल दिया था। समिति के अधिकारी उसे बताते हैं कि सैटेलाइट की समस्या की जांच करते हुए उनका एक वैज्ञानिक मारा गया था। अब जैक को ये पता लगाना होगा कि उसकी मौत कैसे हुई, साथ ही यह भी समझना होगा कि अफगानिस्तान और हांगकांग में अचानक इतनी भयावह आपदाएं क्यों हो रही हैं। जैक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है और वह तुरंत हर देश की अलग अलग सैटेलाइट्स की जांच शुरू कर देता है। उसे आश्चर्य होता है कि सभी सैटेलाइट्स तकनीकी रूप से पूरी तरह ठीक काम कर रही हैं। लेकिन जब वो मुख्य सैटेलाइट को जांचता है तो उसे महसूस होता है कि इसे जानबूझकर इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि अफगानिस्तान में ठंड अत्यधिक बढ़ जाए और हांगकांग में असहनीय गर्मी हो। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि यह सब कैसे और किसके आदेश पर किया जा रहा था। इसी दौरान हांगकांग का वही व्यक्ति जिसके ऑफिस से डेटा चोरी किया गया था, जैक के भाई को कॉल करता है और कहता है कि वो उससे न्यूयॉर्क में मिलना चाहता है क्योंकि उसके पास कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। जैक का भाई अपने एक साथी के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वह व्यक्ति भी उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक कोई उसे जानबूझकर सड़क पर धक्का दे देता है जिससे वह तेज रफ्तार से आती गाड़ी के सामने गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जैक का भाई तेजी से उसकी ओर दौड़ता है और घायल व्यक्ति के पास पहुंचता है। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, लेकिन मरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्द कहता है जो इस साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंचने का सुराग देते हैं। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर जैक अपनी टीम के साथ मिलकर सैटेलाइट में आई गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन समस्या की जड़ पकड़ में नहीं आ रही थी। तभी उसे याद आता है कि जब अफगानिस्तान की सैटेलाइट में खराबी आई थी तो वहां एक वैज्ञानिक ने उसका पूरा डेटा हार्ड ड्राइव में सेव किया था, लेकिन एक दुर्घटना में वह वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बह गया था। जैक किसी तरह उस डेटा को रिकवर कर लेता है और अब उसके पास वह हार्ड ड्राइव मौजूद होती है। जैसे ही जैक उस हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है, उसे एक खतरनाक सच्चाई का पता चलता है। मुख्य सैटेलाइट डच बॉय को वायरस से संक्रमित कर दिया गया है। इस वायरस के कारण सभी अधिकारियों की लॉगिन आईडी ब्लॉक कर दी गई है और सैटेलाइट को एक गुप्त कमांड दी गई है जिससे ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तापमान को या तो अत्यधिक बढ़ा रहा है या फिर बेहद कम कर रहा है। यही कारण था कि अफगानिस्तान और हांगकांग में इतनी भयावह परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं। जैक को अब संदेह होने लगता है कि इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद हैं। वो अपने भाई से मिलता है और उसे बताता है कि यह सब राष्ट्रपति की साजिश है। वो इस सैटेलाइट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दुनिया के बाकी देशों को तबाह किया जा सके। उनका असली मकसद अमेरिका को सर्वशक्तिशाली बनाना है ताकि बाकी देश घुटनों के बल आकर उनकी अधीनता स्वीकार करें। लेकिन जैक का भाई उसकी इस थ्योरी को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं होता। जैक का भाई इस पूरे मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। वो एक हैकर से मिलता है जो उसे ऐसी चौंकाने वाली जानकारी देता है कि वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि जैक सही कह रहा था, कोई सैटेलाइट को एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है जिससे धीरे धीरे बाकी देशों को कमजोर किया जा सके। जैक का भाई समझ जाता है कि यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है बल्कि इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक साजिश छिपी हुई है। उधर जैक को सैटेलाइट का एक चेतावनी संदेश मिलता है। वह देखता है कि डच बॉय जो अब तक सभी सैटेलाइट्स को नियंत्रित कर रहा था, अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। अगर इसे जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा जिससे पूरी दुनिया तबाही की कगार पर पहुंच जाएगी। जैक एक प्लान बनाता है, डच बॉय को दोबारा से रिसेट करना होगा, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की बायोमेट्रिक एक्सेस अनिवार्य है और इस वक्त राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए देश से बाहर गए हुए हैं। जैक ये सारी जानकारी अपने भाई को देता है और कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि राष्ट्रपति ने खुद ये सब कुछ जानबूझकर किया है। इस बार उसका भाई भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और राष्ट्रपति की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर देता है। इस रहस्य से पर्दा उठने पर जैक का भाई घबरा जाता है और अपने वरिष्ठ अधिकारी से इस बारे में बात करता है।
लेकिन बातचीत के दौरान उसका वरिष्ठ अधिकारी गलती से प्रोजेक्ट का नाम ले लेता है, जिससे जैक के भाई को यकीन हो जाता है कि उसके ही विभाग के लोग इसमें शामिल हैं। अब वरिष्ठ अधिकारी को यह एहसास हो जाता है कि जैक के भाई को सच्चाई का पता चल गया है। वो उसे एक अलग जगह ले जाकर मारने की योजना बनाता है, लेकिन जैक का भाई खतरा भांप जाता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक वरिष्ठ अधिकारी वहां से चला नहीं जाता। इसके बाद वो एक ऐसी महिला से मिलता है जो न केवल राष्ट्रपति की सुरक्षा गार्ड है बल्कि एक गुप्त एजेंट भी है। जैक का भाई उसे सारी स्थिति समझाता है और कहता है कि असल में राष्ट्रपति को ही इस साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। उनके अपने लोग ही उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं। शुरुआत में जैक और उसकी टीम को लगा था कि राष्ट्रपति ही इस पूरी साजिश के पीछे हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा गार्ड उनकी बातों को गंभीरता से लेती है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण भाषण देने वाले होते हैं और जैक का भाई जैक और उनकी टीम वहां पहुंच जाती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा गार्ड अचानक गोलीबारी शुरू कर देती है और सभी को सुरक्षित जगह पर ले जाती है। यहाँ जैक और उसका भाई राष्ट्रपति को पूरी सच्चाई बताते हैं। राष्ट्रपति को समझ में आ जाता है कि इस साजिश के पीछे लियोनार्ड, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वही मास्टरमाइंड है। अब लियोनार्ड के लोग राष्ट्रपति की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी समय पृथ्वी पर मौसम तेजी से बिगड़ने लगता है। बिजली कड़कने लगती है और यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही जियोस्टॉर्म शुरू होने वाला है। किसी तरह राष्ट्रपति और उनकी टीम वहां से सुरक्षित बच निकलती है। दूसरी ओर जैक अपने सबसे बड़े मदर सैटेलाइट डच बॉय पर जाता है। उसे वहां एक गंभीर सच्चाई का पता चलता है। सैटेलाइट में वायरस डालने वाला वही व्यक्ति था जिसे लियोनार्ड ने रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। इसी बीच एक व्यक्ति जैक पर बंदूक तान देता है, लेकिन जैक फुर्ती से उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है और इसी दौरान वो व्यक्ति गलती से एक बटन दबा देता है, जिससे एक दरवाजा खुल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पहले एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बह गया था, वह भी अंतरिक्ष में खींचकर चला जाता है। अब जैक भी अंतरिक्ष में खींचने लगता है, लेकिन उसके साथी समय रहते उसे पकड़ लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। इसी बीच पृथ्वी से खबर आती है कि वहां तबाही मच चुकी है। चारों तरफ विनाश हो रहा है और पृथ्वी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। जैक के साथी उसे समझाते हैं कि अब समय आ गया है कि वे पृथ्वी पर वापस लौटकर लोगों को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अब सैटेलाइट से कुछ भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन जैक कहता है, तुम सब चले जाओ, मैं यहाँ रुककर इस सैटेलाइट को ठीक करने की कोशिश करूंगा। जैक के साथी सैटेलाइट से निकल जाते हैं, जबकि लियोनार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति को उस नियंत्रण कक्ष में ले जाया जाता है, जहां से डच बॉय सैटेलाइट को पूरी तरह से रीसेट और रिस्टार्ट किया जा सकता है। राष्ट्रपति अपनी बायोमेट्रिक एक्सेस का उपयोग करके सैटेलाइट को दोबारा रीसेट कर देते हैं, जिससे नियंत्रण फिर से बहाल हो जाता है। लेकिन जैक को एक और बड़ा खतरा महसूस होता है। जब उसने इस सैटेलाइट को बनाया था, तब उसने एक तारांकन इमरजेंसी प्रोटोकॉल डाला था, जिसके तहत अगर सैटेलाइट पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाए या जियोस्टॉर्म आ जाए तो वह ऑटो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। कुछ ही मिनटों बाद पृथ्वी पर जियोस्टॉर्म पूरी ताकत के साथ शुरू हो जाता है। जैक और उसकी साथी, जो अभी भी डच बॉय सैटेलाइट के अंदर फंसे हुए हैं, किसी भी तरह वहां से निकलने का रास्ता तलाशते हैं। आखिरकार वे एक इमरजेंसी कैप्सूल में सवार होकर सैटेलाइट को छोड़ देते हैं। जैसे ही वे सैटेलाइट से दूर होते हैं, डच बॉय एक जबरदस्त विस्फोट के साथ नष्ट हो जाती है। कैप्सूल तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता है और दोनों सुरक्षित रूप से धरती पर लैंड कर जाते हैं। इस विस्फोट के बाद पृथ्वी पर सभी तूफान और विनाशकारी मौसम घटनाएं अचानक रुक जाती हैं। क्योंकि सारा विनाश उसी सैटेलाइट के अनियंत्रित होने की वजह से हो रहा था, उसके नष्ट होते ही वातावरण फिर से सामान्य होने लगता है। 6 महीने बाद जैक को फिर से सम्मान और उसकी पुरानी पदवी वापस मिल जाती है। वह दोबारा से वही जिम्मेदारी संभालता है जो पहले उसके पास थी, सैटेलाइट सिस्टम का हेड इंजीनियर। हालांकि अब ये पूरी प्रणाली किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एक अंतर्राष्ट्रीय समिति के पास है, जो ये सुनिश्चित करती है कि इसका दुरुपयोग कभी न हो। जैक का भाई, जो पहले उसकी सोच से सहमत नहीं था, अब पूरी तरह से जैक के साथ आ चुका है और उसका समर्थन करता है। पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि धैर्य, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से कोई भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। ऐसे लोग न केवल अपने जीवन में सफल होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा करके जाते हैं।
तो ये थी फिल्म जियोस्टॉर्म की पूरी कहानी। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और इसमें दिखाया गया भविष्य वास्तविक समय से 2 साल आगे का था। इस फिल्म को IMDb पर 5.3 की रेटिंग मिली थी और इसका बजट $120 मिलियन था। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।